हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है मापन। एक मिनट। मापन, आकलन और मूल्यांकन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मापन क्या है? मापन को हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। और अच्छे मापन की क्या विशेषताएं होती है? देखिए, आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो मापन का मतलब है किसी चीज़ के गुण या विशेषता को एक निश्चित इकाई जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम, नंबर आदि में पता लगाना और उसे कोई अंक देना। जैसे अगर हम किसी छात्र की लंबाई मापते हैं तो हम उसे सेंटीमीटर में मापते हैं। हम उसकी परीक्षा के नंबर देखते हैं तो उसे अंकों या प्रतिशत में बताते हैं। मापन से हम चीज़ों के बारे में संख्यात्मक जानकारी मिलती है। मापन से हमें क्या मिलता है? चीज़ों के बारे में संख्यात्मक जानकारी मिलती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक किताब है और आप जानना चाहते हैं कि वह कितनी लंबी है, तो आप स्केल लेते हैं और उसे मापते हैं। यही मापन होता है। कई विद्वान ने मापन को परिभाषित किया है। कैंपबेल कहते हैं कि मापन बस नियमों के हिसाब से चीज़ों या घटनाओं को नंबर देना है। एस स्टीवेंस कहते हैं कि मापन कुछ तय नियमों के अनुसार चीज़ों को अंक देने की प्रक्रिया है। वही हैम्पटेस्टेटर कहते हैं। ठीक है, नाम देखिए कैसा है, हेम्प्टे। एक मिनट। हेम्प्टेस्टेडर ये इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या चीज़ की विशेषताओं को अंकों में बताया जाता है। इन सभी परिभाषाओं से यह साफ होता है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम कुछ खास नियमों का पालन करते हुए चीज़ों, गुणों या घटनाओं को कोई संकेत या अंक देते हैं ताकि हमें उनके बारे में सटीक जानकारी मिल सके। जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो हम उसे इकाई में बताते हैं। जैसे अगर वजन को मापना होगा तो हम किलोग्राम का यूज करते हैं। तरल पदार्थ के लिए तरल पदार्थ के लिए हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं। वही लंबाई के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं। और पैसा, अगर हमको पैसा को मापना होगा यानी पैसा को गिनना होगा तो हम लोग रुपया में गिनते हैं। ये इकाइयाँ मापन प्रतीक कहलाते हैं, जिसको सिंबल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। जिन पहलुओं, दिशाओं या गुणों को मापा जा सकता है वे मापन के आयाम होते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम छात्र के विभिन्न आयामों जैसे लंबाई, स्वास्थ्य, उम्र, बुद्धि, रुचि, प्रदर्शन, व्यक्तित्व, भावनाएं आदि को मापकर उन्हें प्रतीक देते हैं। उदाहरण के लिए, हम छात्र की वास्तविक आयु या उसकी बुद्धि लब्धि, जिसे आईक्यू बोलते हैं, मापते हैं। अच्छे मापन की क्या विशेषताएं होती है? तो एक अच्छा मापन या परीक्षण कुछ खास गुणों वाला होना चाहिए। पहला, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि मापने वाले व्यक्ति के अपने विचार या पक्षपात का परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कोई भी उस चीज़ को मापे या जितनी बार भी मापे, परिणाम हमेशा एक जैसा आना चाहिए। जैसे अगर एक परीक्षा में उत्तर निश्चित है तो कोई भी परीक्षक उसे जांचे, नंबर वही आने चाहिए। दूसरा पॉइंट है वैधता। यह सबसे ज़रूरी विशेषता है। वैधता मतलब कि मापन वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। अगर आप किसी छात्र की गणित की क्षमता मापना चाहते हैं तो आपका टेस्ट सिर्फ जोड़ घटाना पूछता है, जबकि उसमें बीजगणित भी होना चाहिए, तो वह वैध नहीं होगा। एक वैध परीक्षण हमें बताता है कि हमारा परीक्षण हमारे उद्देश्य के लिए सही चीज़ को माप रहा है या नहीं माप रहा है। दूसरा पॉइंट है उसके बाद विश्वसनीयता, रिलियाबिलिटी। विश्वसनीयता का मतलब है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार मापें तो परिणाम हर बार लगभग एक जैसा आना चाहिए। अगर एक ही छात्र को एक ही परीक्षा कई बार देगा तो उसके अंक हर बार लगभग समान आते हैं, वह परीक्षा विश्वसनीय मानी जाएगी। उसके बाद है व्यावहारिकता, यूजेबिलिटी। एक अच्छा मापन वह होता है जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इसका मतलब है कि परीक्षण को लागू करना, उसका नंबर देना, परिणामों को समझना आसान होना चाहिए। यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। मापन का महत्व। मापन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वैज्ञानिक प्रगति का आधार ही मापन है। अगर मापन के सभी उपकरण और साधन खत्म हो जाए तो आधुनिक सभ्यता रेत के महल की तरह ढह जाएगी। जैसा कि रॉस ने कहा था, हमें हर कदम पर हर पल मापन की आवश्यकता होती है। बड़े वैज्ञानिक कार्य तो बिना मापन के संभव ही नहीं है। शिक्षा और मनोविज्ञान को और अधिक प्रयोगों पर आधारित
उपयोगी बनाने का श्रेय भी मापन को ही जाता है। मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक मापन, भौतिक मापन जैसे किसी चीज़ का वजन मापना कहीं ज़्यादा जटिल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान का उद्देश्य केवल मानवीय व्यवहार का पता लगाना नहीं, बल्कि उसमें सुधार लाना भी है। मनोविज्ञान और शैक्षिक मापन का संबंध मानसिक गुणों को मापने से होता है। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के गुणों का अध्ययन और मूल्यांकन करने में रुचि रखते हैं और उनका लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन और सर्वांगीण विकास करना होता है। इस सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक गुणों और व्यवहारों का पता लगाने के लिए मापन बहुत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, मापन के 4 मापनी कौन कौन से हैं? प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। या फिर स्टीवेस के अनुसार मापन मापनी के स्तरों का वर्णन कीजिए। उसके बाद यही सब है, एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। मापन कितने प्रकार के होते हैं? उचित उदाहरण की सहायता से मापन के स्तरों का वर्णन कीजिए। मापन के नामित एवं क्रमिक स्तर में अंतर कीजिए। मापन के अनुपात एवं अंतराल स्तर में अंतर कीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर। देखिए, मापन के प्रकार या मापन के स्तर। जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो हम अलग अलग तरीक़ों से माप सकते हैं। एस स्टीवेंस के ने मापन के 4 मुख्य स्तर बताए हैं। ये स्तर सबसे सरल से शुरू होकर सबसे ज़्यादा जटिल होते जाते हैं। जितना ऊंचा मापन का स्तर होगा उतना ही ज़्यादा गणितीय गणनाएं उस पर की जा सकती है। ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? वर्गीकरण मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपातिक मापनी। ठीक है, वर्गीकरण मापनी यानी नॉमिनल स्केल, क्रमिक मापनी यानी ऑर्डिनल स्केल, अंतराल मापनी यानी इंटरवल स्केल और अनुपातिक मापनी मतलब रेशियो स्केल। देखिए, पहला है वर्गीकरण मापनी। वर्गीकरण मापनी क्या होता है? नॉमिनल स्केल। यह मापन का सबसे सरल और शुरुआती स्तर है। इसमें हम चीज़ों को सिर्फ उनके नाम या श्रेणी के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटते हैं। इन समूहों को कोई संख्या दे सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं का कोई गणितीय मतलब नहीं होता है, जैसे जोड़ना या घटाना। ये संख्याएं सिर्फ पहचान के लिए होती है। उदाहरण के लिए, लिंग, पुरुषों को 1 और महिलाओं को 2 कोड देना है। यहाँ 1 और 2 का मतलब यह नहीं कि 2 1 से बेहतर या दोगुना है, ये सिर्फ पहचान के कोड हैं। उसी प्रकार धर्म को अगर हम कोड दें तो हिंदू को 1 और मुस्लिम को 2 और सिख को 3। ठीक है, अगर वही रंग को कोड देना चाहे तो लाल रंग को 1 कोड, नीला रंग को 2 कोड और हरा को 3 कोड दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। शहर के नाम को अगर कोड देना हो तो दिल्ली का कोड हम 1 रखते हैं, मुंबई का कोड हम 2 रखते हैं और कोलकाता का कोड 3 रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। ये बस क्या है, मापन का एक तरीका है। विशेषता क्या है इसका? इसमें सिर्फ यह देखा जाता है कि चीज़ें बराबर है या अलग है, कोई क्रम या अंतर नहीं होता है। क्रमिक मापनी में क्या होता है, जिसको ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। इस मापनी में हम चीज़ों को क्रम में रखते हैं, यानी कौन बेहतर है या कौन कम है, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि एक क्रम से दूसरे क्रम के बीच की दूरी कितनी है। उदाहरण के लिए, दौड़ में स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। हमें पता है कि पहले दूसरा से बेहतर है, लेकिन यह नहीं पता कि पहला वाला दूसरे से कितना ज़्यादा तेज़ दौड़ा। ठीक है, उसके बाद पसंद का क्रम, बहुत पसंद, पसंद या कम पसंद या नापसंद। यहाँ एक क्रम है, लेकिन बहुत पसंद और पसंद के बीच की दूरी, पसंद और कम पसंद के बीच की दूरी जितनी ही हो यह जरूरी नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। ठीक है, विशेषता, इसमें बराबर या अलग होने के साथ साथ क्रम भी होता है, एक दूसरे से ज़्यादा या कम होता है। क्रमिक मापने की विधियाँ क्या है? क्रमिक मापने के तहत कुछ खास तरीकों से मूल्यांकन किया जाता है। युग्मित तुलना विधि क्या है? इस विधि में आपको 2-2 चीज़ों की तुलना करके बताना होता है कि कौन सी बेहतर है। सभी चीज़ों की एक दूसरे से तुलना की जाती है। उदाहरण, अगर आपको 5 अलग अलग तरह के बिस्कुट चखने को दिए जाते हैं तो आपको हर 2 बिस्कुट के जोड़ों में से यह बताना होगा कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया। जैसे बिस्कुट ए बनाम बिस्कुट बी, फिर बिस्कुट ए बनाम बिस्कुट सी। ठीक है, ये कंपेयरिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी 2 चीज़ों में कंपेयर करना युग्मित तुलना विधि होता है। फिर इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग अक्सर स्वाद, सौंदर्य या भावनात्मक मूल्यों को मापने में किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट है अनुपस्थिति क्रम विधि, रैंक ऑर्डर मेथड। इस विधि में आपको एक साथ कई चीज़ें दिखाई देती है और आपको उन्हें पसंद या किसी खास विशेषता के आधार पर क्रम में करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 5 तस्वीरें दिखाई जाती है तो आपको उन्हें सबसे सुंदर से लेकर सबसे कम सुंदर तक के क्रम में लिखना होता है या फिर दिखाना होता है। जैसे पहली सबसे सुंदर, दूसरी उससे कम, तीसरी उससे कम और चौथी उससे कम। इसी प्रकार ये चलते रहता है।
इसका उपयोग बहुत ही लोकप्रिय है और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में इसका काफ़ी उपयोग होता है। अगला है उद्दीपक मूल्यांकन विधि। इसमें आपको किसी उद्दीपक जैसे कोई तस्वीर या आवाज़ को कुछ पैमाने पर रेट करना होता है। यह अक्सर अंकों या ग्राफिक पैमाने पर होता है। किसी फिल्म को 1 से 5 स्टार देना होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी फिल्म को 1 से 5 स्टार देना होगा, जहाँ 5 स्टार सबसे अच्छा, और किसी खाने के स्वाद को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करना होगा। क्रमिक वर्गों की विधि। देखिए क्रमिक वर्गों की विधि क्या होता है? मेथड ऑफ सक्सेसिव कैटेगरीज। इस विधि में आपको कई उद्दीपकों को पहले से तय किए गए कुछ वर्गों में बांटना होता है। ये वर्ग अक्सर क्रम में होते हैं। उदाहरण के लिए आपको कई निबंध दिए जाते हैं और आपको उन्हें बहुत अच्छा, ठीक ठाक, कमज़ोर जैसे वर्गों में बांटना होता है। यहाँ वर्गों का मनोवैज्ञानिक अंतर बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगला है अंतराल मापनी। अंतराल मापनी में क्या होता है, जिसको इंटरवल स्केल बोलते हैं। इस मापनी में चीज़ें क्रम में होती है और उनके बीच की दूरी भी बराबर मानी जाती है। हालांकि इसमें एक वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, जिसका मतलब है कि शून्य का मतलब उस चीज़ की अनुपस्थिति नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तापमान को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब यह है कि कोई तापमान नहीं है। 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच का अंतर उतना ही है जितना 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच का है। बुद्धि लब्धि, जिसे IQ बोलते हैं। बुद्धि लब्धि, जिसको IQ स्कोर से मापा जाता है बुद्धि को। IQ टेस्ट में 0 IQ का मतलब यह नहीं कि कोई बुद्धि ही नहीं है। 100 और 110 IQ के बीच का अंतर 110 और 120 IQ के बीच के अंतर के बराबर माना जाता है। कैलेंडर वर्ष, साल 0 का मतलब यह नहीं कि समय शुरू नहीं हुआ। विशेषता क्या है? इसमें बराबर अलग क्रम और बराबर अंतर में होता है। इसमें जोड़ और घटाव जैसे गणितीय क्रियाएं की जा सकती है। अंतराल मापने की विधियाँ। समान संवेदनात्मक विधि, ठीक है। इस विधि में आपको एक मनोवैज्ञानिक पैमाने पर बिंदुओं को इस तरह से निर्धारित करना होता है कि वे बराबर संवेदी दूरियों पर हो। आपको 2 ध्वनियाँ सुनाई जाती है, आपको तीसरी ध्वनि को इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि पहली और दूसरी ध्वनि के बीच का अंतर दूसरी और तीसरी ध्वनि के बीच के अंतर के बराबर लगे। इसे द्विखंडन विधि भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रभाजन विधि। अगर आपको एक मानक उद्दीपक को 2 की बजाय 3, 4 या 5 बराबर संवेदी भागों में बांटना हो तो इसे प्रभाजन विधि कहते हैं। संभावी अंतरालों की विधि। इस विधि में आपको उद्दीपकों को ऐसे वर्ग में बांटना होता है जहां वर्गों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी बराबर लगे। उदाहरण के लिए शोधकर्ता विभिन्न कथनों को लेता है जो किसी विषय जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। फिर वह कई लोगों से उन कथनों को 11 श्रेणियों में वर्गीकृत करने को कहता है, जहां 1 सबसे नकारात्मक और 11 सबसे सकारात्मक हो। यहाँ लोग उन कथनों को उन वर्गों में डालते हैं जहां उन्हें लगता है कि मनोवैज्ञानिक दूरी बराबर है। उपयोग क्या है? यह अक्सर विचारों, दृष्टिकोण और भावनाओं को मापने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी प्रश्नावली में लाइकर्ट स्केल पूरी तरह से असहमत से पूरी तरह सहमत तक होता है। उसके बाद आता है अनुपातिक मापनी, जिसको रेशियो स्केल भी बोलते हैं। यह मापन का सबसे ऊंचा और परिष्कृत स्तर है। इसमें अंतराल मापन के सभी गुण होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक वास्तविक या निरपेक्ष शून्य बिंदु भी होता है। इसका मतलब है कि शून्य का अर्थ उस चीज़ की पूर्ण अनुपस्थिति है। उदाहरण के लिए लंबाई 0 सेंटीमीटर का मतलब है कोई लंबाई नहीं। 10 सेंटीमीटर की लंबाई 5 सेंटीमीटर की लंबाई से दोगुनी होती है। भार 0 किलोग्राम का मतलब है कि कोई वजन नहीं है। आयु 0 साल का मतलब है कि जन्म नहीं हुआ है। आय 0 रुपया का मतलब है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। पुस्तकालयों में किताबों की संख्या अगर 0 है तो इसका मतलब है कि कोई किताब नहीं है। विशेषता, इसमें बराबर, अलग, क्रम, बराबर, अंतर और वास्तविक शून्य होता है। इसमें सभी प्रकार की गणितीय क्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना संभव है। देखिए इसमें जो है मापन के स्तरों की प्रकृति एवं मापों का तुलनात्मक विवरण। यहाँ मापनी का स्तर है, उसकी मुख्य विशेषताएं, उदाहरण, ठीक है। अब किस तरह गणितीय क्रियाएं संभव है, इसमें ये भी है। पहले वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, सिर्फ नाम या श्रेणी बराबर या अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे लिंग, पुरुष या महिला, धर्म, पसंदीदा रंग, मोबाइल नंबर, जीप कोड। कितनी कितनी बार आए, बहुलक सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है। क्रमिक क्या हो जाएगा, क्रम कौन बेहतर या ज़्यादा है, लेकिन अंतर
निश्चित नहीं, जैसे दौड़ में स्थान पहला या दूसरा, संतुष्टि का स्तर कम या मध्यम या ज़्यादा, शिक्षा का स्तर प्राथमिक या माध्यमिक। इसकी गणितीय क्रियाएं कैसे संभव होती है? तो गिनती, बहुलक, मध्य का जैसे बीच का मान, प्रतिशत रैंक, सहसंबंध। अंतराल, क्रम और बराबर अंतर लेकिन शून्य वास्तविक नहीं होता है। जैसे तापमान सेल्सियस फ़ारेनहाइट में होता है लेकिन 0 नहीं होता है। आईक्यू स्कोर 0 नहीं होता है। किसी परीक्षा के अंक लाइकर्ट स्केल पर दिए गए रेटिंग। इसका कैसे गणितीय क्रियाएं संभव है? तो गिनती से, बहुलक से, मध्यका से, औसत से, मानक से, विचलन से, सहसंबंध से और टेस्ट से और एफ टेस्ट से। अनुपातिक, अनुपातिक क्या होता है? क्रम, बराबर अंतर और वास्तविक शून्य। लंबाई, भार, आयु, आय, समय, वस्तुओं की संख्या संख्या इसमें गणितीय क्रियाएं कैसे होती है? तो जोड़, घटाना, गुना, भाग सारे आ जाते हैं इसमें। ज्यामितीय, मध्यमान, विचलन, गुणांक। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्य, मध्यका और बहुलक। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, मापन और मूल्यांकन के उद्देश्यों और उनके बीच के अंतर को लिखें। मापन और मूल्यांकन दोनों ही शिक्षा और जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके उद्देश्य ये हैं, पहला भविष्यवाणी करना यानी प्रेडिक्शन। मापन और मूल्यांकन हमें आज की जानकारी के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में मदद करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी छात्र ने परीक्षा में कैसे अंक प्राप्त किए, यह देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह भविष्य में पढ़ाई में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगर किसी के अंक कम हैं तो हम यह भी समझ सकते हैं कि उसे आगे किस तरह की मदद की ज़रूरत होगी। तुलना करना, कंपैरिजन। लोग ज्ञान, बुद्धि, रुचियों में एक दूसरे से अलग होते हैं। मापन और मूल्यांकन हमें इन भिन्नताओं की तुलना करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, हम एक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन की तुलना उसके पिछले प्रदर्शन से कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि उसने कितनी प्रगति की है। हम एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है समस्याओं का पता लगाना, डायग्नोसिस। मापन और मूल्यांकन का एक अहम उद्देश्य है छात्रों की कमजोरियों या सीखने में आने वाली मुश्किलों का पता लगाना। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र किसी विषय में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है तो मूल्यांकन से पता चलता है कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, या फिर इस जानकारी का उपयोग करके उसे सुधारने के लिए खास मदद जैसे उपचारात्मक शिक्षण दी जाती है। उसके बाद है चयन और वर्गीकरण, सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। कक्षाओं में अलग अलग योग्यताओं के छात्र होते हैं। मापन और मूल्यांकन से हमें उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर समूह में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग समूहों में बांटने से शिक्षक हर समूह पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाता है। यह किसी खास कोर्स या स्कूल में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करने में भी मदद करता है। निर्देशन देना, गाइडेंस। मापन और मूल्यांकन छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। शैक्षणिक निर्देशन, छात्र की रुचि, योग्यता के हिसाब से उसे सही जवाब चुनने में सलाह देना। व्यावसायिक निर्देशन, पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्र को उसकी क्षमताओं के अनुसार सही करियर चुनने में मदद करना। उसके बाद पाठ्यक्रम में सुधार, मॉडिफिकेशन इज करिकुलम। मापन और मूल्यांकन से हमें यह पता चलता है कि मौजूदा पाठ्यक्रम सिलेबस कितना प्रभावी है। उदाहरण के लिए, अगर छात्रों को किसी खास विषय वस्तु को समझने में लगातार दिक्कत आ रही है तो मूल्यांकन से पता चलेगा कि पाठ्यक्रम के उस हिस्से में सुधार की ज़रूरत है। जो चीज़ें छात्रों के लिए उपयोगी नहीं हैं उन्हें हटाया जा सकता है और नई उपयोगी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। शोध कार्य में मदद, रिसर्च। मापन और मूल्यांकन शोधकर्ताओं को जानकारी इकट्ठा करने और निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं। उदाहरण, शोधकर्ता विभिन्न परीक्षणों का उपयोग करके डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। मापन और मूल्यांकन की प्रक्रियाएं इस पूरी शोध प्रक्रिया का आधार होती है। अगला पॉइंट है मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन और मूल्यांकन में अंतर, अक्सर लोग मापन और मूल्यांकन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। मापन का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा या विशेषता को संख्या या अंक देना। यह हमें यह बताता है कि कोई चीज़ कितना है। उदाहरण के लिए, आपने गणित की परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए। आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है। कक्षा में 30 छात्र हैं। ये सब क्या हो गया, मापन के अंतर्गत आता है। यानी मापन एक तरह से किसी चीज़ को स्केल पर रखना या गिनना है। यह केवल एक तथ्यात्मक जानकारी देता है।
मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापन से मिली जानकारी के साथ अन्य गुणात्मक जानकारी का भी उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य किसी चीज़ की गुणवत्ता, मूल्य या महत्व का पता लगाना, उसके आधार पर कोई निर्णय लेना। यह सिर्फ कितना नहीं बल्कि कितना अच्छा या इसका क्या मतलब बताता है, यह होता है। उदाहरण के लिए, आपने गणित की परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए। मूल्यांकन यह होगा कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आपकी गणित की समझ काफ़ी अच्छी है। आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है। मूल्यांकन यह हो सकता है कि आपकी लंबाई आपकी उम्र के हिसाब से सामान्य है। कक्षा में 30 छात्र हैं। मूल्यांकन यह हो सकता है कि यह एक संतुलित कक्षा है जो शिक्षकों को व्यक्तिगत ध्यान देने में मदद करता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर देखिए। विशेषता इसकी, मापन और मूल्यांकन। प्रकृति, इसकी प्रकृति मापन की मात्रात्मक होती है, इसलिए क्योंकि यह संख्याएं देता है। और मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक होती है, क्योंकि मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है। मापन का उद्देश्य किसी विशेषता की मात्रा जानना है, वही मूल्यांकन का उद्देश्य किसी विशेषता का मूल्य या गुणवत्ता तय करना है। मापन का क्षेत्र सीमित है, केवल एक पहलू को मापता है, वही मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, कई पहलुओं को शामिल करता है। मापन की प्रक्रिया एक निश्चित समय पर किए जाने वाला कार्य है, जैसे स्नैपशॉट। वही मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मापन का परिणाम संख्यात्मक अंक या आंकड़े पर होता है, जैसे 75 अंक। वही मूल्यांकन का परिणाम निर्णय, ग्रेड, विवरण, निष्कर्ष जैसे अच्छा प्रदर्शन पर होता है। मापन का उपकरण परीक्षण, स्केल, रूलर, वजन काटा इत्यादि होता है। वही मूल्यांकन का उपकरण परीक्षण के परिणाम, अवलोकन, साक्षात्कार, चेकलिस्ट आदि होता है। निर्भरता, जो मापन का निर्भरता होता है, मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। वही मापन मूल्यांकन का एक हिस्सा है, लेकिन मूल्यांकन मापन से बड़ा होता है। मूल्य निर्णय, कोई मूल्य निर्णय नहीं देता है, मापन सिर्फ तथ्य बताता है। मूल्यांकन मूल्य निर्णय देता है, वो अच्छा, बुरा और औसत बताता है। मापन की तुलना, मापन में तुलना जो है अंकों की सीधी तुलना होती है, वही मूल्यांकन में व्यापक तुलना और प्रगति का विश्लेषण होता है। उदाहरण, जैसे मापन में छात्र को परीक्षा में 80% अंक मिले। मूल्यांकन क्या हुआ? छात्र को 80% मिले हैं, जिसका अर्थ होता है कि वह इस विषय में महारत हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। आम तौर पे मूल्यांकन का मतलब है किसी चीज़ के मूल्य या गुणवत्ता को आंकना। शिक्षा के क्षेत्र में यह सिर्फ बच्चों के ज्ञान को मापने से कहीं ज़्यादा, इसमें हम यह देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, उसके व्यक्तित्व का विकास कितना हुआ और वह कितना अच्छा या बुरा है। कुछ खास परिभाषाएं इस ओर स्पष्ट करती है, जैसे क्लाज मेयर और गुडवेन कहते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह तय किया जाता है कि कोई चीज़ किसी मापदंड के हिसाब से स्वीकार्य है या फिर नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एनसी प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि हमारे लक्ष्य किस हद तक पूरे हुए हैं, कक्षा में पढ़ाए गए तरीके कितने असरदार रहे हैं और शिक्षा के उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए। संक्षेप में अगर कहा जाए तो मूल्यांकन जो होता है छात्र के बारे में गुणात्मक जानकारी, जैसे कैसा है और उसके मूल्य का पता लगाना कि कितना अच्छा है। यह सिर्फ अंकों या संख्याओं मापन से आगे बढ़कर यह दिखाता है कि छात्रों के व्यवहार में जो बदलाव आए हैं वो हमारे सीखने के उद्देश्यों के अनुसार है या नहीं, और हैं तो किस हद तक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसे काम करती है? देखिए, मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि बोगाज और आर्मोस ने कहा है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह पूरी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इसका शैक्षिक उद्देश्य से गहरा संबंध है। ये एक चक्र की तरह काम करता है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है शैक्षिक उद्देश्य। सबसे पहले हम यह तय करते हैं कि छात्रों को क्या सिखाना है, उनके व्यवहार में क्या बदलाव लाना है। जैसे छात्र गणित के सवालों को हल करना सीखें। अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। फिर हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे गणित पढ़ाना, अभ्यास कराना। उसके बाद है व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज। इसके बाद हम यह देखते हैं कि इन अनुभवों से छात्रों के व्यवहार में क्या बदलाव आए हैं,
जैसे क्या वे अब गणित के सवाल हल कर पा रहे हैं। मूल्यांकन इस अंतिम चरण में आता है जहां हम देखते हैं कि छात्रों के व्यवहार में आए बदलाव हमारे शुरुआती उद्देश्यों से कितना भी मेल खाते हैं। यह सिर्फ यह नहीं बताता कि छात्र ने कितना सीखा, बल्कि यह भी बताता है कि हमारी पढ़ाने की विधियाँ कितनी प्रभावी थी और उनमें क्या सुधार की ज़रूरत है। यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे जान सकें कि उनके कार्यक्रम कितने सफल हो रहे हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की कुछ खास बातें हैं, जैसे व्यापक प्रक्रिया, जिसको कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बोलते हैं। यह सिर्फ किताबों के ज्ञान को नहीं मापता, बल्कि छात्र के पूरे व्यक्तित्व, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक को देखता है। यह छात्र के सभी तरह के बदलावों की जांच करता है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक बार में होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के दौरान लगातार चलती रहती है। जब तक सीखने के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, मूल्यांकन जारी रहता है। सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस, मूल्यांकन सिर्फ छात्र के व्यक्तिगत विकास को नहीं देखता, बल्कि यह भी जांचता है कि शिक्षा समाज की ज़रूरतों और मूल्यों के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही। विवरणात्मक प्रक्रिया, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस, यह छात्रों के व्यवहार में आए बदलावों का गुणात्मक विवरण देता है, यानी सिर्फ अंक नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि छात्र ने कैसा प्रदर्शन किया। सहकारिता प्रक्रिया, कोऑपरेटिव प्रोसेस, मूल्यांकन में सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि छात्र, अभिभावक और अन्य संबंधित लोग भी सहयोग करते हैं। यह सभी स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। निर्णय लेने वाली प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मूल्यांकन हमें यह तय करने में मदद करता है कि कोई विषय, पढ़ाने का तरीका या शैक्षिक प्रक्रिया कितनी उपयोगी है। अगर नतीजे अच्छे नहीं हैं, तो यह सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने में मदद करता है। यह शिक्षा के प्रदर्शन को मापता है और उसमें सुधार भी लाता है। मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन शिक्षक, छात्र और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण में सुधार, मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि हमारे पढ़ाने के तरीके कितने सफल हैं। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे बदल सकते हैं। इससे शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ती है। उद्देश्यों की स्पष्टता, यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए, ताकि छात्र अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकें। यह छात्रों को उनके सीखने के लक्ष्यों को समझने में मदद करता है। सीखने की प्रेरणा, जब छात्रों को पता होता है कि उनके सीखने का मूल्यांकन किया जाएगा, तो वे बेहतर सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर उन्हें अपनी कमियां पता चलती है, तो वे उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। निर्देशन में सहायता, मूल्यांकन छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों को उजागर करता है, जिससे उन्हें सही शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जा सकता है। विद्यालय के लिए सहायक, मूल्यांकन स्कूल के पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और अन्य गतिविधियों में सुधार लाने में मदद करता है। यह स्कूल को छात्रों के समग्र विकास के लिए बेहतर योजनाएं बनाने की प्रेरणा देता है। पाठ्यक्रम में बदलाव, मूल्यांकन से पता चलता है कि पाठ्यक्रम में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इससे पाठ्यक्रम को समय के साथ अद्यतन और प्रासंगिक बनाने में मदद मिलती है। शोध कार्य में सहायता, शोधकर्ता मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। संक्षेप में, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, आकलन, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर लिखें। देखिए, आकलन, मापन और मूल्यांकन के बीच में निम्नलिखित अंतर है। इसे समझने के लिए आप इन्हें ऐसे सोच सकते हैं कि मापन क्या है, यह गिनती करना है या नापना है, यह बताता है कि कोई चीज़ कितना है। आकलन क्या है, यह जांच पड़ताल करना है, यह बताता है कि कैसा चल रहा है। मूल्यांकन क्या है, यह निर्णय लेना है, कि यह बताता है कि कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये अंतर थे इसके। अब इन मुख्य अंतरों को एक एक करके समझेंगे हम लोग। पहला है दायरा। मापन का दायरा सबसे छोटा होता है, यह सिर्फ एक खास चीज़ को नापता है। आकलन, इसका दायरा मापन से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मूल्यांकन से छोटा होता है। यह सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। मूल्यांकन, इसका दायरा सबसे बड़ा होता है, यह सब कुछ देखता है और अंत में एक बड़ा निर्णय ले लेता है। केंद्र बिंदु, फोकस, मापन यह विषय वस्तु पर केंद्रित होता है,
जैसे गणित के सवालों को सही हल किया या नहीं। आकलन, यह प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, जैसे छात्र गणित के सवालों को हल करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूल्यांकन, यह परिणाम पर केंद्रित होता है, जैसे छात्र ने गणित में कुल मिलाकर कितना अच्छा प्रदर्शन किया। जानकारी का उपयोग, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। मापन, यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे अंक के बारे में। आकलन, यह जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों का उपयोग करता है ताकि यह समझ सके कि क्या हो रहा है। मूल्यांकन, यह संग्रहीत जानकारी का उपयोग करके निर्णय लेता है। व्यक्ति के बारे में धारणा। इम्प्रेशन अबाउट ए पर्सन, यह मापन, यह किसी छात्र के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं बताता, सिर्फ अंक दिखाता है। आकलन, इसके द्वारा छात्र की प्रगति का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन, इसके द्वारा छात्र के बारे में एक स्पष्ट और पूरी राय बनाई जा सकती है। पांचवा, उद्देश्य की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मापन, यह बताता है कि कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कितने सवाल सही हुए हैं। आकलन, यह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, इस पर ध्यान देता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन यह बताता है कि उद्देश्यों की पूर्ति किस हद तक हुई है, क्या छात्र ने लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त किया है या नहीं। छठा है व्यक्तित्व पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन पर्सनालिटी। मापन, यह व्यवहार के कुछ ही पहलुओं को नापता है, इसका दायरा बहुत सीमित होता है। आकलन, इसका क्षेत्र मापन से व्यापक होता है, लेकिन मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित होता है। मूल्यांकन, यह छात्र के पूरे व्यक्तित्व, ज्ञान कौशल, व्यवहार दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। सुधार और बदलाव, इम्प्रूवमेंट एंड चेंज। मापन, इसे सीखने के लक्ष्यों से जोड़ा जा सकता है और यह एक तरह से अभ्यास की तरह होता है। आकलन, इसके द्वारा सीखने के लक्ष्यों में सुधार संभव है, क्योंकि यह प्रक्रिया में ही प्रतिक्रिया देता है। मूल्यांकन, यह सुधार के बाद का अंतिम और बदला हुआ रूप है, यानी अंत में क्या परिणाम आया। अंकन और मूल्य निर्धारण। अंकन और मूल्य, स्कोरिंग एंड वैल्यू डिटरमिनेट। मापन, यह चयन और जानकारी इकट्ठा करने के आधार पर अंक देता है। आकलन, आकलन यह चयन और जानकारी इकट्ठा करने पर केंद्रित होता है। मूल्यांकन, इसमें अंक देने के बाद उन अंकों के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है, जैसे इन अंकों के आधार पर छात्र ने कक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, इसके द्वारा भविष्य के बारे में सही भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक सीमित जानकारी देता है। आकलन, इसके द्वारा भविष्य के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। मूल्यांकन, मूल्यांकन के परिमाणों के आधार पर छात्र के भविष्य के बारे में बहुत भरोसेमंद भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि यह छात्र के सभी पहलुओं को देखता है। प्रकृति, मापन, इसकी प्रकृति आकलन की अपेक्षा कम लचीली होती है। आकलन, इसकी प्रकृति अत्यंत लचीली होती है, इसे ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। मूल्यांकन, इसकी प्रकृति लचीली ना होकर स्थिर होती है, क्योंकि यह अंतिम निर्णय पर पहुंचता है। व्यक्ति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल। मापन, इसके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों या उनके गुणों का मापन संभव है। आकलन, इसके द्वारा व्यक्तिगत आकलन किया जाता है, जैसे छात्र की व्यक्तिगत सीखने की जरूरत है। मूल्यांकन, इसके द्वारा व्यक्ति की तुलनात्मक अध्ययन संभव है, जैसे एक छात्र का प्रदर्शन दूसरे की तुलना में कैसे है। संक्षेप में हम बोल सकते हैं, मापन आपको कच्चे अंक देता है, आकलन आपको प्रक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया देता है ताकि आप सुधार कर सके, और मूल्यांकन आपको अंतिम निर्णय देता है कि क्या हासिल हुआ है और उसका क्या मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या है। इसका मतलब शिक्षा से जुड़ी चीज़ों, जैसे पढ़ाने के तरीके, सिलेबस, क्लासरूम में पढ़ाई या पढ़ाई के मकसद, इन सब की जांच करना है, वे कितने सही या असरदार है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि शिक्षक सही फैसले ले सके और अंत में शिक्षा को बेहतर बना सके। माइकल स्क्रीवेन ने 1967 में मूल्यांकन की दो मुख्य भूमिका बताई। पहला संरचनात्मक, जिसे फॉर्मेटिव कहते हैं, और दूसरा योगात्मक, जिसे सीमेटिव कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान की जाने वाली जांच। क्या होता है, जब कोई पढ़ाई की योजना, जैसे कोई नया सिलेबस या पढ़ाने का तरीका अभी बन रहा हो या चल रहा हो, और उसका मूल्यांकन बीच में किया जाए ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। कब होता है,
यह पढ़ाई के दौरान या सत्र के बीच होता है। मकसद क्या है इसका? इसका मुख्य मकसद पढ़ाने के तरीके में सुधार करना और छात्रों की कमियों को दूर करना है। यह शिक्षकों और छात्रों दोनों को यह बताता है कि वे कहाँ खड़े हैं, उन्हें क्या सुधार करना है। इसे फीडबैक भी कहते हैं। किसके लिए फ़ायदेमंद है? यह तुरंत के फैसले लेने में मदद करता है ताकि पढ़ाई को उसी समय सुधारा जा सके। उदाहरण के लिए क्लास में सवाल पूछना और छोटे छोटे टेस्ट लेना, असाइनमेंट देना या क्लास वर्क करवाना। संरचनात्मक मूल्यांकन की खास बातें: यह पढ़ाई के बीच में होता है। यह शिक्षकों और छात्रों को सुधार के लिए फीडबैक देता है। यह छोटे और तत्काल फैसले लेने में मदद करता है। जो मूल्यांकन करने वाला होता है वह योजना बनाने वाली टीम का हिस्सा होता है और उसे बेहतर बनाने में मदद करता है। देखिए दूसरा पॉइंट है योगात्मक मूल्यांकन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद की जाने वाली जांच क्या होता है। यह किसी बनी बनाई या चल रही शिक्षा नीति, योजना, सिलेबस, पढ़ाने के तरीके या पढ़ाई की सामग्री की उपयोगिता की जांच करने के लिए होता है जब वह पूरी हो चुकी है। कब होता है? यह कोर्स या शैक्षिक सत्र के अंत में होता है, जिसे देखिए योगात्मक मूल्यांकन को समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। ये कब होता है? यह कोर्स या शैक्षिक सत्र के अंत में होता है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है यह तय करना कि क्या उस नीति, योजना या तरीका को आगे जारी रखा जाए या नहीं। अगर हाँ तो किस रूप में। यह किस प्रोग्राम की अंतिम गुणवत्ता या प्रभावशीलता को मापता है। किस लिए फ़ायदेमंद है? ये बड़े दीर्घकालिक फैसले लेने में मदद करता है। उदाहरण: वार्षिक परीक्षाएं, सेमेस्टर परीक्षाएं, अंतिम प्रोजेक्ट्स या मानक टेस्ट। योगात्मक मूल्यांकन की खास बातें: देखिए यह पढ़ाई या सत्र के अंत में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतिम निर्णय लेना है कि क्या सीखा गया है। यह लंबे समय के फैसले लेने में मदद करता है। जो मूल्यांकन करने वाला होता है वह अक्सर बाहर का व्यक्ति होता है और उसका काम सिर्फ निर्णय देना होता है। सुधार में सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा देखिए वही है। देखिए इसका जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है ये कब होता है? तो ये पढ़ाई के दौरान होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई के दौरान सुधार करना और छात्रों की कमियों को दूर करना। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? यह पढ़ाई के अंत में होता है और इसका उद्देश्य पढ़ाई के अंत में सीखने के स्तर का आकलन करना और अंतिम निर्णय लेना। संरचनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो पढ़ाई के बीच में होता है या फिर लगातार होता है। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो ये पढ़ाई के अंत में होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन का फीडबैक कब होता है? तो छात्रों और शिक्षकों को तुरंत फीडबैक मिलता है जिससे सुधार हो सके। वही योगात्मक मूल्यांकन को फीडबैक कम होता है या नहीं होता। मुख्य रूप से परिणाम या ग्रेड दिए जाते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन का निर्णय अल्पकालिक छोटी अवधि के फैसले लेने में मदद करता है। वही योगात्मक मूल्यांकन का निर्णय दीर्घकालिक लंबी अवधि के फैसले लेने में मदद करता है। संरचनात्मक मूल्यांकन भूमिका मूल्यांकनकर्ता कार्यक्रम को बेहतर बनाने में सक्रिय रूप से शामिल करता है। वही मूल्यांकनकर्ता सिर्फ निर्णायक की भूमिका में होता है, सुधार में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। उदाहरण क्या है संरचनात्मक मूल्यांकन का? क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रश्न उत्तर, होमवर्क। योगात्मक मूल्यांकन का क्या है? अंतिम परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं, सेमेस्टर एंड टेस्ट। आकलन क्या होता है इसका? छात्र के ज्ञान के स्तर और उसकी प्रगति का पता चलता है। वही इस योगात्मक मूल्यांकन का छात्र ने पाठ्यक्रम से संबंधित कितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसका अंतिम मूल्यांकन। परिणाम क्या है इसका? छात्रों को आगे के लिए निर्देश दिए जाते हैं ताकि वे सुधार कर सके। और वही योगात्मक मूल्यांकन में परिणाम के रूप में ग्रेड या पास या फेल बताया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन एक तरह से गाड़ी चलाते समय जीपीएस पर रास्ता देखने जैसा होता है, जो बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। वही योगात्मक मूल्यांकन यात्रा के अंत में यह देखने जैसा है कि आप अपनी मंजिल पर पहुँचे या नहीं। दोनों ही मूल्यांकन शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और समय अलग अलग होते हैं। तो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। जो टॉपिक था हमारा मापन, आकलन और मूल्यांकन था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने कर लिए। अब आगे का टॉपिक हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।